हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले सर क्या चल रहा था ये बताएंगे जी। हम चैप्टर 8 में थे और पढ़ रहे थे क्या, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया स्कोप और क्या एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई साहब आपका स्कोप क्या था, और उस स्कोप के बेसिस पर हमने उसके 2 चैप्टर्स कवर किए थे। सर चैप्टर्स क्या था सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है इसको, जिसमें उसके प्रोविजंस दिए गए हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करना कैसे, उसके रूल्स और रेगुलेशंस। तो आइए 2 तो हमने कर लिया है, आगे आज हम 3, 4, 5 करते हैं। चलते हैं क्लास में। नहीं, हाँ जी सर, देखिएगा क्या दिया हमने, क्या किया सर, हमने जो किया था वो क्या था, फर्स्ट ये कर लिया है और ये कर लिया है। लास्ट वीडियोस लीगल फ्रेमवर्क और ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर है, और जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कितने प्रोविजंस थे वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। चलते हैं आज पढ़ेंगे जी थर्ड, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स। क्या है, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब देखिए एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में क्या क्या चीजें आती है, आइए आराम से पढ़ेंगे इसको। नहीं, हाँ जी, ये लीजिए आ गया एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। क्या कहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है जी, टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर को क्या देना, रिवॉर्ड्स देना। सर रिवॉर्ड्स कैसे देंगे, ड्यूटीज में छूट देके नहीं, उसके जो टैक्सेस लग रहे हैं उसमें छूट देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, टू ऑफसेट द इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। किसको लेकर, टू प्रोवाइड रिवार्ड्स टू एक्सपोर्टर्स टू ऑफसेट, क्या करके, ऑफसेट करके इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज को, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज है उसको लेकर और एसोसिएटेड कॉस्ट को लेकर। नहीं, हाँ जी सर, क्या बोल रहा है, देयर शैल बी 2 स्कीम्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज एंड सर्विसेज रिस्पेक्टिवली। 2 स्कीम है किसके, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मतलब एक्सपोर्ट को लेकर 2 स्कीम से। क्या क्या सर, एक को बोलते हैं MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। क्या कहता है ये स्कीम, आइए देखते हैं। कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इज टू प्रमोट क्या, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। किसको करना जी, मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना। किसके लिए, MIES, नहीं सॉरी सर्विसेज नहीं, नोटिफाइड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज के लिए आगे आएंगे। कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स अंडर द कुरियर रेगुलेशन शैल बी अलाउड मैन्युअली ऑन द पायलट बेसिस through airports at Delhi, Mumbai, Chennai as per appropriate amendments in regulations to be made by the Department of Revenue, and Department of Revenue shall fast track the implementation of EDI mode at courier terminal। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई साहब जो ये जो एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स हैं वो कुरियर रेगुलेशंस अलाउड होगा कैसे, मैन्युअली। कौन करेगा, अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई पर वो एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स भी क्या किए, इसको लेकर किए जा सकते हैं। और ये कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करेगा। एक तो हो गया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम, ये किसके लिए, गुड्स और प्रोडक्ट के लिए, और इसका पर्पस क्या है, प्रमोट करना मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स एंड प्रोडक्ट को। अब चलते हैं जी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। दूसरा क्या है, सर्विस को लेकर, एक था गुड्स को लेकर, दूसरा है सर्विसेज को लेकर। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव कह रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS इज टू इंकरेज एंड मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। क्या करना है, इंकरेज करना और मैक्सिमाइज करना किसको, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नोटिफाइड फ्रॉम इंडिया। नहीं करा, इन ऑर्डर टू क्लेम रिवार्ड अंडर दिस स्कीम। क्या बोल रहा है, रिवार्ड को क्लेम करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर शेल हैव टू हैव एन एक्टिव IEC। उसके लिए क्या होना चाहिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए। ये तो बताया सर हम लोग को, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड मैंडेटरी है तो वो तो होगा ही। एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग सच सर्विसेज फॉर विच रिवार्ड्स आर क्लेम, इस बेसिस पर क्या हो सकता है, रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं। अब देखिएगा जी स्पेशल प्रोविजंस है, क्या क्या प्रोविजंस है इसको लेकर, आइए पढ़ते हैं। 4 प्रोविजंस है जी, MEIS और SEIS को लेकर। क्या बोल रहा है, स्पेशल प्रोविजन फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS एंड SEIS।
क्या बोल रहा है, सबसे पहला देखते हैं, कह रहा है गवर्नमेंट रिजर्व्स द राइट इन पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट राइट रिजर्व रखता है पब्लिक इंटरेस्ट में टू स्पेसिफाई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए और मार्केट के लिए, कह रहा विच विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप, जो क्या नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा कंप्यूटेशन ऑफ एंटाइटलमेंट ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए। दूसरा क्या है, कह रहा है गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू इंपोज रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सके, चेंज कर सके रेट को, सीलिंग ऑन ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वो सील कर सके, क्या सीलिंग ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप भी लगा सके। थर्ड क्या है, कह रहा है गवर्नमेंट में आल्सो नोटिफाई द गुड्स अपेंडिक्स 3A which shall not be allowed for debiting through duty credit scrips in case of इंपोर्ट। मोटा गवर्नमेंट ऑल्सो नोटिफाई कर सकता है अपेंडिक्स 3A में जो गुड्स दिया गया है उसको अलाउड नहीं करेगा डेबिट करने के लिए, किसमें, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स इन केस ऑफ इंपोर्ट में, इंपोर्ट के केस में। कह रहा है फिर 4 नंबर क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब वैल्यू कैप एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, गवर्नमेंट क्या कर सकता है जी, प्रिस्क्राइब कर सकता है वैल्यू कैप ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और लिमिट टोटल रिवार्ड एज पर आईईसी होल्डर अंडर दिस चैप्टर एनी टाइम, आईईसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्डर अंडर दिस चैप्टर एनी टाइम। ये क्या था, ये 4 स्पेशल प्रोविजंस थे जी। अब चलें सर कहां चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या बोलता है स्टेटस होल्डर क्या है, बोलता है स्टेटस होल्डर क्या है, इसको पढ़ते हैं। आइए देखिएगा जी, स्टेटस होल्डर कहा जाता है बेसिकली उसको जो एक्सपोर्ट करने में एक्सट्रीम लेवल एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है, यानी कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेटस होल्डर बोलते हैं। आइए देखिए, कह रहा स्टेटस होल्डर्स आर द बिजनेस लीडर्स, कौन, बिजनेस लीडर्स who have excelled in international trade, जो इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेलेंट पोजीशन पर हैं and have successfully contributed to the country's foreign trade, और सक्सेसफुली उसने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है किसमें, कंट्री के फॉरेन ट्रेड में। हाँ जी सर, कह रहा है स्टेटस होल्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडियाज एक्सपोर्ट, बोल रहा है कि सिर्फ स्टेटस होल्डर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो सिर्फ इंडिया के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करे, बट आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग टू द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, और क्या इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए उद्यमी हैं, उसके साथ गाइडेंस और हैंड होल्ड करके उसको रखे। कह रहा ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी हैविंग एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, सबके पास क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, ये हम लोग को पता है सर, सारे एक्सपोर्टर्स के पास होता है ये नंबर, शैल बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन एज ए स्टेटस होल्डर, और इसी नंबर के थ्रू आप क्या पहचाने जाते हैं, स्टेटस होल्डर पहचाने जाते हैं। कह रहा स्टेटस रिकॉग्निशन विल डिपेंड ऑन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, स्टेटस रिकॉग्निशन कैसे होगा जी, डिपेंड ऑन दी एक्सपोर्ट के परफॉर्मेंस पर। स्टेटस होल्डर हम कैसे बोलेंगे, जितना ज्यादा परफॉर्मेंस उतना बढ़िया स्टेटस होल्डर, नहीं, हाँ जी सर। कह रहा है एन एप्लीकेंट शैल बी कैटेगराइज्ड एज अ स्टेटस होल्डर ऑन द अचीविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द करंट एंड द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स। देखिए बोल रहा है कि स्टेटस होल्डर कैसे पहचानेंगे, तो बोल रहा है भाई साहब अभी वाला जो ईयर चल रहा है उसके साथ तो रहेगा ही, उसके साथ प्रीवियस 3 साल जो आपने एक्सपोर्ट किया है उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। ये था नॉर्मल केस में। अब बोल रहा है फॉर जेम्स ज्वेलरी एंड सेक्टर ऑफ द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड प्रीवियस 2 ईयर फाइनेंशियल ईयर शैल बी कंसीडर्ड फॉर द रिकॉग्निशन एज ए स्टेटस होल्डर एज इंडिकेटेड बिलो। बोल रहा है जेम्स और ज्वेलरी के केस में ये चीज अभी करंट वाला और इसके पहले 2 साल या इसके लिए यही चीज है, मतलब टोटल मिला के जेम्स एंड ज्वेलरी के केस में करंट ईयर को लेकर 3 साल और नॉर्मल के केस में क्या है 4 साल, एक करंट ईयर और 3 साल पिछला, तो उसको लेकर हम क्या डिसाइड करते हैं, स्टेटस होल्डर। अब देखिएगा जी स्टेटस कैटेगरी को लेकर क्या बनाया गया है, बनाया गया जी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को लेकर स्टेटस कैटेगरी बनाई गई है। देखिए 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस परफॉर्मेंस कब बोला जाएगा, जब आप 3 मिलियन एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 25 मिलियन है ना, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस जब 100 मिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 500 मिलियन और 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बोला जाता है जब 2000 मिलियन का आप एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देते हैं। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बोल रहा है प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर्स, स्टेटस होल्डर्स हैं उसके लिए क्या क्या प्रिविलेजेस है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आइए देखते हैं उसके क्या क्या प्रिविलेज मिलता है, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे जी सर।
आइए, कह रहा स्टेटस होल्डर शैल बी एलिजिबल फॉर द प्रिविलेज एज अंडर। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बी ग्रांटेड ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। देखिएगा जी, ये जो कस्टम क्लियरेंसेस और ऑथराइजेशन है ना, वो किसके बेसिस पर ग्रांट किया जाएगा, इसको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ग्रांट कर दिया जाएगा। भाई साहब तुम राजा है, तुम एक्सपोर्ट कर रहा है तो तुमको हम दे दिए, जाओ अधिकार है तुम्हारा, नहीं, हाँ जी, तो ये क्या होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे हो जाएगा। दूसरा देखें, कह रहा है इनपुट आउटपुट नॉर्म्स में बी फिक्स्ड ऑन द प्रायोरिटी on 60 days by the norms committee. A special scheme in respect of input output norms to be notified by DGFT from time to time for a specified status holder। देखिए कुछ स्टेटस होल्डर ऐसे होते हैं जो जिनका एक्सपोर्ट पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, तो एक्सपोर्ट पे परफॉर्मेंस होने के लिए DGFT जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसको टाइम टू टाइम पे क्या देती है, बेनिफिट्स देती है, स्पेशल ऑफर्स देती है, वहां बात कर रहा है। और प्रायोरिटी बोलता है कि इनपुट आउटपुट नॉर्म्स पे 60 डेज का फिक्स्ड प्रायोरिटी उनको दिया जाता है। क्या कह रहा सी में, अब थर्ड नंबर देखते हैं, कहता है एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी ऑफ फॉर स्कीम्स अंडर एफटीपी। एग्जेम्पशन किससे मिल जाता है, बैंक का गारंटी इसको देना नहीं पड़ता है। कह रहा है अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एनीवेयर इन एफटीपी और एचबीपी। नेक्स्ट चले, कह रहा है एग्जेम्पशन फ्रॉम द कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक्स, रेमिटेंस, रिसीप्ट्स हाउएवर वुड बी रिसीव्ड थ्रू द बैंकिंग चैनल्स। एग्जेम्पशन किससे मिल गया, कंपल्सरी नेगोशिएशन थ्रू बैंक्स। अब डॉक्यूमेंट मतलब मिला जुला के कहो ना कि जब जो स्टेटस होल्डर होते हैं उसको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है, जिसमें से बैंक से रिलेटेड भी क्या है, चौथा नंबर का बेनिफिट है। अब आ जाइए, कह रहा है 2 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट हाउसेस शैल बी परमिटेड टू एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयरहाउस एज पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गाइडलाइंस। जो 2 स्टार या उससे ऊपर वाले एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं उसको एस्टेब्लिश कैसे करना पड़ता है, एक्सपोर्ट हाउसेस को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के गाइडलाइन के हिसाब से। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलिए, आइए, कह रहा है 3 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट हाउस शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीईसी, है ना। सीबीईसी के अनुसार से आपको क्या एक्रेडिटेड क्लाइंट्स मिलते हैं 3 स्टार और उससे ऊपर वाले एक्सपोर्ट हाउस को, है ना। नेक्स्ट चलें, कह रहा द स्टेटस होल्डर वुड बी एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड प्रायोरिटी इन हैंडलिंग ऑफ देयर कंसाइनमेंट बाय कंसर्न्ड एजेंसीज। देखिएगा जी, जो बोलते हैं ना उगते सूरज को सब कोई सलाम करता है, वही हाल है यहाँ कि स्टेटस होल्डर जो होंगे जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा और प्रायोरिटी मिलेगा हैंडलिंग करने में, क्या हैंडल करने में, क्या कंसाइनमेंट को। उनके जो कंसाइनमेंट होंगे उनको कंसर्न्ड एजेंसी सबसे पहले देखेंगी, ये उनको बेनिफिट है। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, कहता है मैन्युफैक्चरर्स हु आर आल्सो स्टेटस होल्डर्स, मैन्युफैक्चरर जो स्टेटस होल्डर्स हैं चाहे वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, विल बी enabled to self certified their manufactured goods। वो अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं एज पर दियर IEM IL एंड LOI एज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से ऑरिजिनेट हो रहा है, with a view to qualify and preferential treatment under the different preferential trade agreement। अच्छा, जो अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है या एग्रीमेंट। सब्सिक्वेंटली द स्कीम में बी एक्सटेंडेड टू रिमेनिंग स्टेटस होल्डर्स, और इसी तरह से स्कीम एक्सटेंड किया जा सकता है रिमेनिंग स्टेटस होल्डर के लिए भी। और लास्ट में क्या है, कह रहा है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट who are also status holders shall be eligible to self certify their goods as originating from India। अब जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स हैं वो और जो स्टेटस होल्डर्स भी हैं वो भी एलिजिबल हैं किसके लिए, सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए, सेल्फ सर्टिफाई करने के लिए अपने गुड्स को, और जो जिसका ओरिजिनेशन कहां से, ओरिजिनेट जो इंडिया से हो रहा है। लीजिए जी, ये क्या थे, ये स्टेटस होल्डर्स के क्या थे, प्रिविलेजेस थे, जो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब चले नेक्स्ट, सर नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये देखिए, आइए आपको यहां दिखाते हैं थोड़ा, नहीं ये देखिए, अभी हमने क्या कंप्लीट किया, चैप्टर 3 एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में दिया गया है वो बताया गया कि ड्यूटी एग्जेम्पशन रेजिग्नेशन स्कीम्स के बारे में। बोला कि जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज लगती हैं उसमें क्या क्या एग्जेम्पशंस है, क्या क्या छूट मिली है और क्या क्या रेमिशंस हुआ है, ठीक है, ये क्या क्या एग्जेम्पशन है और क्या क्या छूट मिली है, इन दोनों के बारे में हमें चर्चा करनी है। आइए करते हैं।
ये देखिए क्या है, ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रिमिशन स्कीम। सर इसको समझने से पहले मैंने कुछ लिख रखा है, आइए वहां से पहले क्लियर करते हैं, फिर हम लोग आएंगे बुक में। ये देखिएगा मैंने क्या लिखा, चैप्टर 4 ऑफ एफटीपी ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रिमिशन स्कीम। क्या होता है ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम? सर ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम वहां मिलता है जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज फ्री कर दी जाती हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। अब इस स्कीम के तहत स्कीम चलाई गई है, तो इस स्कीम के तहत कोई स्पेसिफिक स्कीम है सर? हाँ है। एक को बोलते हैं पहला जी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। पहला स्कीम क्या हो गया? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अब एडवांस ऑथराइजेशन, जैसे नाम पे जाइए, एडवांस पहले ही, ऑथराइजेशन मतलब लाइसेंस मिल गया है। ऑथराइजेशन अभी हमने पढ़ा था, उससे पहले ऑथराइजेशन किसको बोलते हैं? लाइसेंस को। तो एडवांस लाइसेंस स्कीम ऐसा बोल सकते हैं। तो एज एडवांस में लाइसेंस मिल जाना वैसी उस स्कीम के लिए है। क्या है ये स्कीम? आइए देखते हैं। कहता है ये एक स्कीम है जो कहती है कि अगर इंडिया में ऐसी इनपुट्स का इंपोर्ट हो रहा है जिसका प्रोडक्शन इंडिया में होकर उसका एक्सपोर्ट करना है, तो गवर्नमेंट उसे इंपोर्ट रिलेटेड सारी ड्यूटीज क्या करेगी? एग्जम्प्ट कर देगी। ध्यान से समझिएगा, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या बोलती है? मोटा भाई साहब ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें क्या आप जो भी इनपुट्स आप बाहर से ला रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, इनपुट्स का मतलब होता है गुड्स सर्विसेज, जो भी चीजें आप बाहर से लेके आ रहे हैं, तो वो अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे आप कुछ मैन्युफैक्चर करके फिर यहां से इसको नया प्रोडक्ट बना के अगर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है, तब आपको गवर्नमेंट क्या देगी? गवर्नमेंट पूरी तरीके से इंपोर्ट पे आपको छूट दे देगी, एग्जेम्प्ट कर देगी सारी चीजों से। उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। बोलेगी पहले ही तुम ले जाओ, तुम इंपोर्ट करो, उस समय तुमको छूट पहले ही दे देना है, तुम एक काम करो ले जाओ। ये कितने मंथ्स के लिए होता है जी? एडवांस ऑथराइजेशन इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने तक का आपको इसमें क्या मिलता है? लाइसेंस मिल जाता है। एक ये हो गया। अब है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। सर एक तो था, एक सिंपल सा क्या हो गया? एक सिंपल सा हो गया जी आपका एडवांस ऑथराइजेशन, कि एडवांस में आपको इंपोर्ट आप कर रहे थे गुड्स, और ऐसा गुड्स कर रहे थे जिसको आप मैन्युफैक्चर करके, जिसको आप ये करके फिर एक्सपोर्ट करना था, तो उस पे आपको गवर्नमेंट ने क्या दे दिया? ड्यूटीज पूरी तरीके से फ्री दे दिया। दूसरा क्या है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। नाम सुनिए पे जाइएगा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ऐसा लाइसेंस जो पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री हो। अब ड्यूटी फ्री देखिए कहता है कि डीएफआई मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन तब इशू की जाती है जब इंपोर्ट ऑफ इनपुट ड्यूटी फ्री अलाउड हो, और ये अलाउड इस कंडीशंस पे होती है कि जो भी इनपुट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं जो भी क्या बोलते हैं इनपुट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे तेल, ठीक है, अब तेल को उसके थ्रू हम प्रोडक्शन करके आउटपुट यानी उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देंगे। दोनों में फर्क समझिएगा। ऊपर वाले स्कीम में क्या था ना कि वहां से हम कोई सामान मंगवाए और उसको मैन्युफैक्चर किए, ये किए, और तब जाके उसको एक्सपोर्ट कर दिए। लेकिन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन में हम पहले पूरा फर्निश्ड सामान इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे तेल फर्निश्ड प्रोडक्ट है, उसको हम यहाँ पे लाए, अब उस तेल से को यूज करके हम कुछ प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट को हम क्या किए? एक्सपोर्ट किए। तो उसकी वजह से हमको यहाँ क्या मिलता है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन मिलता है, ड्यूटी फ्री मिल जाता है। बोलता है भाई साहब ठीक है, तुम एक्सपोर्ट करोगे ना, तेल ला रहे हो तो तेल को यूज करके एक्सपोर्ट करोगे ना? बोलती तो ऑर्गेनाइजेशन बोलती जी 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 गवर्नमेंट जी 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 सरकार हम करेंगे। तो इसके लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन मिल जाता है। तो ये क्या थी? ये थी जी ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम के दो, एक एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और एक DFIA ड्यूटी फ्री एग्जेम्पशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ये दो लाइसेंस आपको मिल जाती है। नेक्स्ट चले सर, अब ड्यूटी एग्जेम्पशन तो हो गया, अब रिमिशन की बात करें कि क्या छूट देती है गवर्नमेंट, है ना, क्या छोड़ देती है। देखिए ड्यूटी रिमिशन स्कीम होता है जिसके अंदर एक स्कीम चलाई जाती है जिसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ड्यूटी मतलब टैक्स, ड्रॉबैक मतलब जो गलत तरीके से लगा हुआ, और स्कीम मतलब स्कीम, तो जो गलत तरीके से टैक्स लिया हुआ है उसको क्या? वापस कर देना। देखिए क्या बोलता है, ये बोल रहा है ये एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत किसी भी वजह से आपको ड्यूटीज लग चुकी हैं,
उस एक्सपोर्ट गुड्स पे जिसका आप मैन्युफैक्चर करके इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस ड्यूटीज को एक प्रोसेस के बाद रिफंड कराने का काम करती है कौन? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। बेसिकली इट इज फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स। देखिए क्या हो जाता है, अभी तो ऊपर आपने समझा ना ड्यूटी एग्जेम्पशन में क्या कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब अगर आप एक्सपोर्ट पर्पस से कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो ताकि आप उसको बाद में एक्सपोर्ट करोगे तो हम क्या दे देंगे, 2 स्कीम के तहत आपको छूट दे देंगे। लेकिन फिर भी आप मान लेते हैं कि आपका टैक्स लग जाता है किसी वजह से, किसी कारणवश से आप टैक्स दे देते हो, आपको एक्सपोर्ट पे छूट नहीं मिलता है, तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत आपका वो चीज बहुत सारा प्रोसेस करने के बाद, बहुत चीज समझने के बाद आपको रिफंड भी कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर सर। तो ये क्या थी, ये चैप्टर 4 था जी। चैप्टर 4 में जो देखिए जो टॉप क्लास की चीजें जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैंने लिया है और उसको मैंने पढ़ा दिया। अब आइए चलते हैं बुक पे, ठीक है। देखिएगा जी क्या बोल रहा है ये देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रिमिशन स्कीम्स। कह रहा ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है अंडर दिस चैप्टर इनेबल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ इनपुट और ड्यूटी रेमिशन। बोल रहा भाई साहब इस चैप्टर के अंतर्गत ड्यूटी फ्री इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन पे मिलेगा, मतलब एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एक्सपोर्ट को लेकर कुछ भी चीजें अगर है तो उस पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा 2 तरीके से। कौन सा? एक तरीका को क्या बोलते हैं, एक तरीका को बोलते हैं सर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन DFI और ये 2 एग्जेम्पशन स्कीम है एक्सपोर्ट पर मिलने वाला। और दूसरा जो है ड्यूटी रेमिशन स्कीम किसके लिए है सर? रेमिशन स्कीम है जो चीज हम गलती से पे कर दिए उसको रिफंड लाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, आइए थोड़ा थोड़ा देखते चले जाएंगे। नहीं हाँ जी सर आइएगा देखिएगा क्या बोल रहा है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इज अ स्कीम वेयर द इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विल बी अलाउड टू बी मेड ड्यूटी फ्री आफ्टर द मेकिंग नॉर्मल वेस्टेज इफ दे आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन अ प्रोडक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड। देख लिया एडवांस अथॉरिटी में क्या बोला, बोला भाई साहब जो भी गुड्स आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको इंपोर्ट करके, इनपुट्स को इंपोर्ट करके फिर आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो उस पर आपको गवर्नमेंट क्या देगी, पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री कर देगी। And export obligation is usually set a condition for issuing advance authorization। क्या बोल रहा है, कह रहा इनपुट्स इंपोर्टेड आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम ड्यूटीज बेसिक कस्टम। कौन कौन ड्यूटी से आपको एग्जाम्पशन मिलेगा वो दिया गया है, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एग्जीक्यूशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, कंपनसेशन सेस व्हेनेवर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। अब क्या बोल रहा है, कितने मंथ के लिए, कहता है एडवांस ऑथराइजेशन इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑथराइजेशन in the case of deemed export as authorization is linked with the contraction during projection execution of 12 months from the date of issue of such authorization के इशू होने के 12 महीने तक आपका क्या लाइसेंस रहेगा यानी ऑथराइजेशन रहेगा, whichever is more। however export obligation may be fulfilled within the 18 months of the from the date of issue of authorization as notified by the DGFT unless specified the export proceeds should be realized from the freely convertible currency। तो देखिएगा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ जी सर पढ़ेंगे। दूसरा क्या, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन आपका क्या बोलता है सर, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन हम लोग को बोला था कि भाई साहब ऐसा गुड्स जो आप प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का यूज करके इंडिया में आप अगर फॉरेन में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उस पर भी आपको क्या करेंगे, छूट दे देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन इशूड टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स। In addition, import of oil catalyst which is consumed or utilized process of the production of export product may be also allowed. DFIA is issued to allow duty free import of inputs, fuel, oil, energy sources, the catalyst which are required to be production of the export product. Directorate General of Foreign Trade by means of public notice may exclude any product from the purview of DFIA। ध्यान दीजिएगा
और क्या बोला, द MVA ऑफ 20% इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड बट अपेंडिक्स 4C एडवांस ऑथराइजेशन A रिकमेंड्स प्रोडक्ट दैट रिक्वायर हायर वैल्यू एडिशन फॉर सच लिस्टेड प्रोडक्ट्स और आइटम्स सच हायर वैल्यू एडिशंस शैल बी एप्लीकेबल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। सेक्शन अपेंडिक्स 4C में ये चीज बताया गया कि एडवांस ऑथराइजेशन में जो भी प्रोडक्ट की हायर वैल्यू है उसको क्या मिल जाएगा, ड्यूटी फ्री एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब देखिए जी लास्ट है ड्यूटी रेमिशन स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। इसमें हमने क्या बताया था सर, ड्रॉबैक अगर कोई चीज हमको गलती से लग गया है टैक्स तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, ड्रॉबैक वापस कर देगी उस स्कीम के तहत। देखिएगा कह रहा द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम हैज बीन नोटिफाइड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोर्ट product by the government after the assessment of the average incidence custom, central excise duty, service tax, transaction cost suffered by the export product। कह रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम एम्स, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम एम्स टू प्रोवाइड रिफंड या रिकपमेंट ऑफ कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज पेड ऑन इनपुट्स और रॉ मटेरियल एंड सर्विस टैक्स पेड ऑन द इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। इस लाइन को एकदम भाई साहब एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, यही लाइन आपका सब कुछ कह रहा है कि ड्यूटी यहां से आपका देखिए यहां तक वैसा गुड्स जो मैन्युफैक्चर करने वाले थे, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने वाले थे और इंपोर्ट आपने किया था और उस पर टैक्स आपका गवर्नमेंट ले ली है तो उसको क्या रिफंड कर देगी ये चीज। विल लुक एट द प्रोसीजर ऑफ क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्ट इन इंडिया। चलिए अब थोड़ा बहुत कस्टम एक्ट के बारे में दिया गया है कि द ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजंस फॉर आर डिस्क्राइब्ड, क्या है डिस्क्राइब अंडर 74 सेक्शन 75। ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजंस कहां डिस्कस है, कस्टम एक्ट में सेक्शन 74 और 75 में। देखिए क्या कहता है, अंडर दी कस्टम एक्ट 1962 दिस एक्ट लेड डाउन द वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस टू क्लेम ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटीज अंडर सर्टेन सिचुएशंस। सेक्शन 74 क्या कहता है, आइए ध्यान में कहता है एज पर सेक्शन 74 इफ द री-एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड क्विकली विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेशन देन एक्सपोर्टर इज एलिजिबल टू क्लेम 98% ऑफ द ड्यूटी पेड बाय हिम एज अ ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74। देखिएगा जी बोल रहा है इफ द री-एक्सपोर्टर्स इंपोर्टेड गुड्स पर आइडेंटिफाई कर लिया 2 साल के अंदर में तो आप 98% ड्यूटी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, ड्रॉबैक कर सकते हैं अंडर सेक्शन 74 में। कह रहा सेक्शन 75 क्या बोला एज पर सेक्शन 75 इफ द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोसेस्ड आउट इंपोर्ट मटेरियल विद वैल्यू एडिशन देन अ ड्रॉबैक शुड बी अलाउड ऑफ ड्यूटीज कस्टम चार्जेबल ऑन एनी इंपोर्टेड मटेरियल्स of a class or description. If sale proceeds received within the stipulated period, a drawback is to be reversed or adjusted. Duty drawback under section 75 can be claimed either a fixed percentage or depending upon the value of the goods exported. तो 74 था कितना 98% तक 2 साल के अंदर, और ये बोला कि भाई साहब अगर आप कुछ टाइम के लिए हो गया और आपकी ड्यूटी ड्रॉबैक हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, एक फिक्स परसेंटेज या वैल्यू जो अच्छा रहेगा उसको आप एक्सपोर्ट यानी कि ड्रॉबैक ले सकते हैं, ड्यूटी बैक करा सकते हैं। चलिए जी ये आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आज हो गया जी कंप्लीट। किसका, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। मैं ओवरऑल चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं ये इंटरनेशनल बिजनेस बुक का चैप्टर 8 उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के स्कोप यानी कि जो हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ने वाले हैं उसका चैप्टराइजेशन, जिसमें 9 चैप्टर गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, उस चैप्टर में से 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कब, अगले वीडियोस में। ये देखिए ये 1 2 3 हो गया था, सॉरी 5 चैप्टर हमने कंप्लीट किया, नहीं एक एक्सपोर्ट नहीं 4 चैप्टर कंप्लीट किया जी, 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।